अच्छा चलो बताओ, क्या हो अगर आप एक ऐसे नॉवल में फंस जाओ जिसके अंदर आपको एंड तक सरवाइव करना है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। इस ड्रामे में भी हम देखते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल लीड अपने ही लिखे हुए नॉवल के अंदर फंस जाती है और उसका टास्क ये था कि उसे एंड तक सरवाइव करना था। अगर वो सरवाइव कर देती है तो वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएगी। अब वो कैसे सरवाइव करती है ये तो हमें इस ड्रामे में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी फीमेल लीड श्याओ मे को देखते हैं जो कि यहाँ पे ज़मीन में लेटी हुई थी और सभी मेड उसे मिलकर यहाँ पे उठा रहे थे। तभी उसकी यहाँ पे अचानक से आंखें खुलती है क्योंकि उसे यहाँ पे कोई पुकार रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे कौन पुकार रहा है। तभी वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो अपने घर पे सो रही थी और आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गई। जल्द ही उसे यहाँ पे मेड से पता चलता है कि वो शू शैंग है, युनशी की वाइफ। जब वो ये दोनों नाम सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो मेरे नॉवल के वही विलन कपल है। तभी यहाँ पे उसे फिर से आवाज़ लगाता है कोई, और ये और कोई नहीं बल्कि सिस्टम था जो कि यहाँ पे उसे बताता है कि तुमने सक्सेसफुली कैरेक्टर के अंदर प्रवेश कर लिया है और रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तुम्हें नॉवल के ओरिजिनल प्लॉट तक यानी कि एंड तक सरवाइव करना होगा। वो जब ये सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। क्या मतलब कि मैं अपने ही लिखे हुए नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ, जिसमें कि स्टार्टिंग में ही मेन लीड फीमेल लीड को मार देता है। तभी वो हमें यहाँ पे अपनी लिखी हुई नॉवल की स्टोरी बताने लग जाती है कि कैसे उसके नॉवल में जो दुनिया थी वो एक सुपर नेचुरल दुनिया थी जिसमें कि सभी के पास कोई ना कोई पावर थी। उसके नॉवल के जो करेक्टर थे यानी कि जो विलन थे वो था युनशी और उसकी वाइफ शू सैंग। दोनों की ही पेरेंट्स ने यहाँ पे इन दोनों की अरेंज मैरिज करा दी थी, जिससे कि शू यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो इस शादी को चाहती ही नहीं थी कि हो, बट उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसकी यहाँ पे शादी करा दी। शादी के बाद वो हमेशा नशे में रहती थी और युनशी को ही इसका जिम्मेदार मानती थी। वो हमेशा उसे कोसती रहती थी। बेचारा युनशी अपने फैमिली के रेपुटेशन की वजह से उसे यहाँ पे कुछ बोलता भी नहीं था। वो जो भी कुछ उसे भला बुला बोलती थी वो उसे सहन कर लेता था। युनशी के पास जो पावर थी वो एक डिमोनिक पावर थी जो कि इस दुनिया में सबसे यूनिक और सबसे अलग पावर थी और डेंजरस भी। इस पावर को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक लोटस लैंप रहता था जिसे कि उसकी मदर ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले उसे दिया था। इस लैंप के वजह से ही उसकी डिमोनिक जो एनर्जी थी उसके शरीर के अंदर कंट्रोल में रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ पे शू ने उसकी उस लैंप को तोड़ दिया था क्योंकि उसे युनशी के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब वो हमेशा युनशी को इस लैंप के साथ चिपका हुआ देखती थी तो उसे लगता था कि ये लैंप उसके लिए कुछ ज़्यादा ही खास है, इसीलिए उसे यहाँ पे तड़पाने के लिए, बदला लेने के लिए वो यहाँ पे उसके लैंप को ही तोड़ देती है। जब उसने लैंप को तोड़ा था उस टाइम वो यहाँ पे नशे में भी थी। जल्द ही फुल मून की रात यहाँ पे आती है और युनशी लैंप ना होने की वजह से अपने डिमोनिक एनर्जी पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। फुल मून की रात को वो यहाँ पे अपने पूरे असली रूप में आ जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग थे यहाँ तक कि शू भी वो यहाँ पे उन सभी को ख़त्म कर देता है। श्याओ में यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ये सबको कैसे सॉल्व करेगी। वो यहाँ पे उठती है और कहती है कि शायद करंट सिचुएशन को देख के लगता है कि मैं अभी तक उस सिचुएशन तक नहीं आई हूँ, यानी कि उस पॉइंट तक नहीं आई हूँ जहाँ पे कि शू ने लोटस लैंप को तोड़ दिया था। इसका मतलब मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं उस लोटस लैंप को कहीं पे छुपा दूंगी। बट तभी उसकी नज़र यहाँ पे लोटस लैंप के कुछ टुकड़ों पे जाती है जिसे देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। इसका मतलब है कि लोटस लैंप यहाँ पे टूट चुका था और इसे तोड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि शू ही थी। वो यहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बट अब कर भी क्या सकती है, उसी ने उसका खुद कैरेक्टर यहाँ पे लिखा था। वो यहाँ पे कहती है कि नॉवल में तो युनशी को नहीं पता था कि उसका लैंप किसने तोड़ा है, लेकिन अगर अभी उसे पता चल जाएगा कि उसका लैंप उसी ने तोड़ा है तो वो तो यहाँ पे उसे छोड़ेगा भी नहीं। वो यहाँ पे परेशान डरी हुई थी कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है युनशी की, जो कि उसके हाथ में जब लोटस लैंप के टुकड़े देखता है तो वो यहाँ पे उसे कहता है कि ये तो वही लोटस लैंप के टुकड़े हैं जिसे कि मेरी मॉम ने मुझे दिया था। श्याओ में भी लाइक यहाँ पे, अरे मैं उसी टाइम में क्यों आई जिस टाइम यहाँ पे लैंप टूटा था, अब तो मैं गई। युनशी का असिस्टेंट यहाँ पे उसके पास आता है और उसके हाथ से लोटस लैंप के टुकड़े लेके यहाँ पे सभी मेड के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर ये हरकत किसने करी। ये लैंप यंग मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उनकी मदर ने उनके लिए यहाँ पे छोड़ा था ये लैंप,
आखिर ये लैंप किसने तोड़ा। वो यहाँ पे युनशी के भी पास जाता है और उसे लैंप के टुकड़े देते हुए बोलता है कि ये लैंप अब टूट चुका है। 3 दिन के बाद फुल मून की रात है। अगर ये लैंप तब तक ठीक नहीं हुआ तो नतीजा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। युनशी यहाँ पे उसके हाथ से लैंप का टुकड़ा लेता है और अपनी पावर का यूज करके वो यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इस लैंप को किसने तोड़ा। श्याओ में जब ये देखती है तो वो यहाँ पे घबरा जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि नॉवल में भी युनशी ने अपने इस पावर का यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही बेवकूफ़ जू ने यहाँ पे आके उसे बता दिया था कि उसने खुद ही ये लैंप तोड़ा है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि युनशी यहाँ पे सैड होगा, दुखी होगा, जिससे कि उसे यहाँ पे खुशी मिलेगी। बट युनशी वहाँ पे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उस दिन फुल मून की रात भी थी। वो अपने पावर पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने असली रूप यानी कि फॉक्स डीमन के रूप में आके यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। श्याओ में यहाँ पे सोच रही है कि वो युनशी को अपने इस पावर का यूज़ करने नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर अपने इस पावर का उसने यूज़ किया और उसे पता चल गया कि उसी ने उसके इस लैंप को तोड़ा है, तब तो वो गुस्से में आ जाएगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसीलिए वो यहाँ पे रिस्क लेते हुए सीधा युनशी के पास जाती है। उसके पैर में गिरते हुए यहाँ पे उसे सच बता देती है कि असल में गलती से मैंने ही तुम्हारा ये लैंप तोड़ दिया था, मुझे इसके लिए माफ़ करना। असिस्टेंट को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि आखिर ये सूरज कहाँ से निकल गया। असल में उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे शू का ऐसा बिहेवियर देखा था, नहीं तो यहाँ पे शू का जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और रूड था। वो यहाँ पे सिर्फ अपनी ही सुनती थी और किसी की नहीं सुनती थी। उसका जो मन आता था वो करती थी और सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे गुस्सा दिखाया करती थी। लेकिन आज पहली बार वो यहाँ पे युनशी के पैर में गिर के उससे माफ़ी मांग रही है। युनशी बेचारा वो खुद यहाँ पे हैरान था कि इस लड़की को हो क्या गया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो मेन लीड है उसका नाम श्याओ में है और जिसके बॉडी के अंदर वो अभी है उसका नाम शू है, तो कंफ्यूज मत होना। श्याओ में यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हुए उसे कहती है कि मुझे ये भी पता है कि ये लैंप तुम्हारी मदर ने तुम्हें दिया है, बट तुम इस बात की टेंशन मत करो, ये लैंप तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं तुरंत ही इसे रिपेयर करने की कोशिश करूँगी और एकदम वैसा ही बना दूँगी जैसा ये पहले था। असिस्टेंट यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर तुम इसे रिपेयर कैसे करोगी। ये जो लैंप है यंग मास्टर की मॉम ने बनाया था। उन्होंने इस लैंप को बनाते टाइम कुछ सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। उनके इस दुनिया को जाते ही वो सीक्रेट टेक्निक भी उनके साथ चली गई। आखिर तुम इसे कैसे ठीक करोगी। श्याओ में यहाँ पे बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ उसे कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ और सिर्फ मुझे ही पता है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैं मदर ऑफ बुक हूँ। अब इससे पहले कि वो यहाँ पे अपने वर्ड को कंप्लीट कर पाती वो चुप हो जाती है। युनशी यहाँ पे उससे पूछता है कि वो क्या बोल रही थी। वो यहाँ पे अपने मन में बोलती है कि अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं मदर ऑफ बुक हूँ, यानी कि इस बुक की ऑथर हूँ और मुझे प्लॉट के बारे में पता है, जितने भी सीक्रेट टेक्निक है उन सभी के बारे में पता है, तो ये तो मुझे पागल समझेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है मैं इन्हें कुछ भी ना बताऊँ। वो यहाँ पे युनशी को बोलती है कि असल में मैं ये कह रही थी कि मैं अपने क्लैन में कि अपनी फैमिली में एक ऐसी मेंबर हूँ जिसे कि सभी टेक्निक्स के बारे में पता है। रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, किस किस चीज़ को कैसे रिपेयर किया जाता है, मुझे ये अच्छे से पता है, तो मैं अपनी टेक्निक का यूज़ करके इसे परफेक्टली ठीक कर सकती हूँ। उसे ये भी बात पता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 दिन के बाद फुल मून है। अगर उसने 3 दिन से पहले इसे ठीक नहीं किया तो युनशी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी है वो उस पर से कंट्रोल खो देगा और पूरे तरीके से अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा। वो कहती है कि देखो मुझे इसे ठीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3 दिन लगेगा, प्लीज़ मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, मैं 3 दिन के अंदर ही इसे ठीक कर दूंगी। युनशी जब ये देखता है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रही है इसे ठीक करने की, तो वो यहाँ पे उसे एक मौका दे ही देता है। श्याओ में ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। असिस्टेंट यहाँ पे धीरे से युनशी से पूछता है कि आपको नहीं लगता कि शू मैडम आज कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रही है, ये थोड़ी सी चेंज लग रही है। युनशी भी यहाँ पे श्याओ में की तरफ देखता है और कहता है कि देखने से तो लग रहा है कि ये चेंज हो गई है। इतना कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। श्याओ में यहाँ पे चैन की सांस लेती है। वो यहाँ पे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से इस लोटस लैम्प के बाकी के टुकड़ों को ढूंढना होगा और इसे जोड़ने की कोशिश करनी होगी। वो यहाँ पे मेड से कुछ पूछने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि सभी मेड्स उसकी आवाज़ से ही यहाँ पे डर चुके थे। उसे याद आता है कि ओरिजिनल होस्ट यानी शू की तो इमेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है।
उसने यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डरा के रखा हुआ है। खैर वो यहाँ पे प्यार से सभी को बोलती है कि देखो, तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब और कहाँ पे नशे की हालत में इस लोटस लैम्प को तोड़ा था। मेड भी उसे यहाँ पे बता देती है कि आपने लिविंग रूम में ही इस लोटस लैम्प को तोड़ा था। श्याओमी जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे सोचती है कि फिर तो कहीं ना कहीं इसी लिविंग रूम के आसपास ही बाकी के टुकड़े होंगे। वो मेड्स को यहाँ पे थैंक यू बोलती है और फिर उन्हें बोलती है कि तुम लोग अब अपने काम पे लग सकते हो। मेड्स को हम देखते हैं जो कि सभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरानी में थे श्याओमी के बिहेवियर से, कि आखिर उनकी मैडम इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई। वो तो बस उन्हें ऑर्डर देती रहती है, उनसे काम कराती रहती है, बट आज तो उसने यहाँ पे मेड को थैंक यू तक बोला। उन्हें यहाँ पे उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो यहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हैं। श्याओमी यहाँ पे अपने काम पे लग जाती है, यानी कि उसी लोटस लैम्प के टुकड़े को ढूंढने के लिए। अब उसे उस टुकड़े को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे सुबह से रात हो जाती है। युनशी भी इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करता है कि ये कब से उस टुकड़े को यहाँ पे ढूंढ रही है। उसका असिस्टेंट यहाँ पे उसे बताता है कि मैडम सुबह से ही सभी पीसीस को ढूंढ रही है, इकट्ठा कर रही है और उन्हें रात हो चुकी है। अभी तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। यंग मास्टर, मुझे लगता है कि मैडम इस टाइम सच में ही चेंज हो चुकी है। युनशी यहाँ पे मन मन में कहता है कि क्या ये सच में चेंज हो गई है या फिर ये कुछ नया खेल खेल रही है। तभी हम श्याओमी को देखते हैं जिसे कि यहाँ पे उस लैम्प का लास्ट पीस भी मिल जाता है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही वो यहाँ पे खड़ी होती है तो लो ब्लड शुगर की वजह से वो यहाँ पे बेहोश होने वाली थी, उसे चक्कर आ रहे थे। ये चीज़ यहाँ पे युनशी भी नोटिस कर लेता है। अब उसके गिरने से पहले वो यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करता है और तुरंत आके श्याओमी को पकड़ लेता है। असिस्टेंट जब ये देखता है कि युनशी ने तो यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो उसे यहाँ पे लगता है कि शायद यंग मास्टर को मैडम की सच में बहुत ज़्यादा केयर है। श्याओमी यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें तो इस टाइम सो जाना चाहिए था। अब इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ बोलता, असिस्टेंट यहाँ पे उसे कहता है कि यंग मास्टर को आपकी फ़िक्र हो रही थी, आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था और उस पीसीस को ढूंढ रही थी, इसीलिए यंग मास्टर। अब इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ बोल पाता, युनशी उसे चुप कराता है और फिर वो यहाँ पे श्याओमी को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था और तभी मैंने तुम्हें गिरता हुआ देख लिया तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। श्याओमी जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है उसे टाइमली बचाने के लिए। फिर वो यहाँ पे अपने मन मन में कह रही होती है कि युनशी को भूख लगी है तो मुझे उसके लिए कुछ बनाना चाहिए, यही मौका है मुझे उसका दिल जीतने के लिए। अपनी इमेज मुझे उसके सामने सुधारनी होगी। वैसे भी उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसे कोई भी केयर मिली नहीं है। अगर मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टच फील होगा। वो यहाँ पे उसे कहती भी है कि अगर तुम्हें भूख ही लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बना दूंगी, वैसे भी खाना बनाने में मैं एकदम मास्टर शेफ हूँ। युनशी जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे हैरान होता है, बट फिर बाद में वो उसे कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो यहाँ से जाने लग जाता है, बट श्याओमी उसे यहाँ पे ज़बरदस्ती पकड़ती है और सोफे पे बैठाते हुए कहती है कि तुमने अभी अभी मुझे बचाया है तो तुम्हें रीपे करने के लिए मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, और वैसे भी ये स्नैक है, इसे तो मैं तुरंत बना दूंगी। इतना कहते ही वो यहाँ पे किचन में चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पे युनशी को कहता है कि यंग मास्टर, अचानक से मैडम को हो क्या गया है, इन्हें दो खाना बनाना आता ही नहीं है, ये किचन में तो कभी आज तक गई भी नहीं, तो फिर ये आज अचानक से आपके लिए स्नैक कैसे बना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके खाने में आपको जहर डाल के दे दे। एक पल के लिए तो युनशी भी यहाँ पे उसकी बात में आ जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे इस बात को इग्नोर करता है। जल्द ही यहाँ पे श्याओमी उसके लिए एक ब्लैक फॉरेस्ट केक बना के लेके आती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।